बच्चों कैसे हो आप लोग। बेटा लास्ट क्लास में रिवीजन क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, अब आज की क्लास में रिवीजन क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। ठीक है, यूनिट्स और मेज़रमेंट में हम लोग सबसे पहले ये जाने कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग द फिज़िकल लॉज या फिर लॉज ऑफ द फिजिक्स, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिनको हम फिजिक्स के लॉज को यूज़ करके मेज़र करते हैं। ठीक है, फिजिक्स के एप्लीकेशंस को यूज़ करके हम मेज़र करते हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसके बाद से सवाल ये उठता है कि आखिर हमको मेज़रमेंट की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है। तो मेज़रमेंट की अगर हम नीड की बात करेंगे तो बेसिकली देखा जाए तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज़ अ एग्जैक्ट साइंस। फिजिक्स क्या है, व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स इज़ अ एग्जैक्ट साइंस। ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स all the measure quantities in the form of the laws and expressions के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करता है। और ये एक्सप्रेशंस से हमको क्या मिलता है, एक प्रॉपर ऑर्डर में कैलकुलेशंस मिलते हैं। उन्हीं ये बिल्कुल कैलकुलेटेड चीज़ें होती हैं, इसी वजह से हम फिजिक्स को एग्जैक्ट साइंस कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सवाल ये उठता है कि अगर किसी भी चीज़ को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलेगा, मेज़रमेंट से ही मिलेगा। यानी कि प्रॉपर मेज़रमेंट, जब किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को प्रॉपरली मेजर्ड करेंगे तभी हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। ठीक, अब मेज़रमेंट की जब प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं तो मेज़रमेंट में सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जिस भी क्वांटिटीज़ को हमें मेज़र करना है तो उसकी कुछ यूनिट्स होनी चाहिए, मतलब कि उसको किसी चीज़ से कंपेयर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज़ द यूनिट्स, यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो यूनिट्स क्या होती है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिसकी रिस्पेक्ट में या जिससे कंपेयर करके अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र किया जाता है या किसी पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे यूनिट्स की अगर हम बात करें तो यूनिट्स क्या है, यूनिट्स आर्बिट्री चूजन वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आपको ये लेंथ मेज़र करनी है, इस लेंथ को मेज़र करनी है, तो अब मेज़र करने के लिए क्या करोगे, इससे पहले एक छोटा सा मान लिया एक रॉड है। ठीक है, और इसको हमने कह दिया, यानी कि जो ये आर्बिट्री चूजन वैल्यू है, ठीक है, इसको हमने कह दिया 1 मीटर। ठीक है, अब इससे इसको कंपेयर करेंगे तो इसको हमने देखा कि ये 1 2 3 4 5 पार्ट्स में, यानी इसका 5 टाइम्स ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 5 मीटर। ठीक है, तो यूनिट्स क्या होती है, आर्बिट्री चूजन स्टैंडर्ड होता है जिसका जो है सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए या कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसके बाद से सवाल ये उठता है कि यूनिट्स जो है कितने सिस्टम्स में हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास कौन कौन से अभी सिस्टम्स हैं जो प्रचलन में हैं, यानी कि जो कि हमारा जो है चल रहा हो। ठीक है, तो वो उसमें अगर हम सिस्टम्स की बात करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो बेसिकली जो हमारे पास सिस्टम है तो सबसे फर्स्ट सिस्टम है वो आपका है FPS सिस्टम, सेकेंड है आपका CGS सिस्टम, थर्ड है MKS सिस्टम एंड फोर्थ है SI सिस्टम। बेसिकली ये 4 ऐसे सिस्टम्स हैं जो क्या हैं हमारे, मतलब जो है आपके पास अभी अवेलेबल हैं, यानी कि जिनका हम कह सकते हो कि डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं बट इनका हम जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो FPS सिस्टम का मतलब क्या है, फुट पाउंड सेकेंड। CGS सिस्टम का मतलब क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड।
MKS सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। SI सिस्टम में बेसिकली यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये जो यूनिट्स दे रखी हैं वो किसकी हैं, लेंथ की, लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। तो जनरली लेंथ और मास और टाइम को मेजर करने के लिए ये सिस्टम्स हमारे पास यूज्ड होते हैं। ये ज़्यादातर चीज़ें यूज़ होते हैं। FPS सिस्टम में फुट पाउंड सेकंड यूज़ होता है, CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूज़ होता है, MKS में मीटर किलोग्राम और सेकंड यूज़ होता है। क्लियर। लेकिन SI सिस्टम की अगर हम बात करें तो SI सिस्टम में क्या होता है कि MKS सिस्टम प्लस और अदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जो रिमेनिंग का फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उन क्वांटिटीज़ को की यूनिट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें भी मीटर किलोग्राम को हम शॉर्ट में kg लिख रहे हैं, सेकेंड, ये तो यूज़ होता है किसके लिए, लेंथ, मास और टाइम के लिए। इनके अलावा और अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं आपके पास, लेंथ, मास, टाइम हो गया, उसके बाद से करंट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेज़र करते हैं। इसके बाद से आपका होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर इसको हम केल्विन में मेज़र करते हैं। किस में मेज़र करते हैं, केल्विन में। इसके बाद से ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेज़र करते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट आपका आता है करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, लेंथ, मास और टाइम हो गया। इसके बाद से आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं किसमें, मोल में, ठीक है। तो इस तरह से हम अलग अलग सिस्टम में यूज़ करते हैं। SI सिस्टम और MKS सिस्टम में बट डिफरेंस ये है कि SI सिस्टम क्या है, MKS सिस्टम का अपग्रेडेड फॉर्म है। मतलब कि MKS सिस्टम के जो 3 बेसिक्स आपके पास क्वांटिटीज़ थी, उन क्वांटिटीज़ को यूज़ तो किया गया, बट साथ में इसमें क्या इंक्लूड कर दिया गया, अदर रिमेनिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को इंक्लूड कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ और मतलब जो है सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स जो कि अवेलेबल हैं, हालांकि प्रीवियस वीडियोस में हमने ये चीज़ दे रखा है, एक प्रॉपर वीडियो ही इसी पर हमने बनाया है कि जो कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, उनके बीच में क्या रिलेशंस हैं। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चाहो तो वहाँ से उसको देख सकते हो, ठीक है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात कि आप बेटा अगर आपको वीडियोस प्रॉपरली नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हो कि जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपको आगे आने वाला जो भी वीडियो है वो प्रॉपरली मिल पाए, टाइम टू टाइम आप अपडेट रह सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास क्या हो गए कि 4 सिस्टम हैं। इन चारों सिस्टम्स के बारे में आपने समझ लिया। फिर इसके बाद से सवाल ये उठता है कि अगर इन सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने यूज़ किया कि क्वांटिटीज़ जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, बेसिक क्वांटिटीज़ क्या क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली 2 बेसिस हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब कि हमारे पास कौन कौन सी फिज़िकल क्वांटिटीज़ अवेलेबल हैं हमारे इस प्लेनेट पर, इस अर्थ पर, ठीक है, उसके बेसिस पर उसको जो है डिस्क्राइब किया गया है। तो उसकी बेसिस पर जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कैटेगराइज किया गया है किस तरह से, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डेराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज विच आर द इंडिपेंडेंट, यानी कि जो क्या है किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं, उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है, या बेसिक क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसी तरह से जो क्वांटिटीज़, ठीक है, किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से डिराइव्ड हुई हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं, उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। इसी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो इन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं,
यानी कि अगर हम मान लो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट लिखें तो उसको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर? और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट लिखेंगे तो उसको डेराइव्ड यूनिट्स कह सकते हैं। कि जैसे कि अगर हम बात करें फोर्स की, ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे फोर्स की जो आपके पास यूनिट आपको दिख रही है ये क्या है? ये आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं, यानी कि मतलब इनके फंडामेंटल फॉर्म में इसको लिखा गया है। लेकिन इसी को हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन यहाँ पे वर्ड आपका आ गया। क्या? न्यूटन आपकी डेराइव्ड यूनिट्स में कंसीडर किया जाएगा, यानी कि न्यूटन को हम डेराइव्ड यूनिट कहेंगे। लेकिन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर हम कलेक्टिवली वर्ड यूज़ करें तो ये भी आपका क्या हो गया? डेराइव्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो तो किलोग्राम, मीटर और सेकेंड ये तीनों क्या हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी से ये सब डेराइव्ड हुई हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद से अगर हम देखें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की एसआई यूनिट्स क्या क्या है। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हालांकि यहाँ पे हमने वो बता ही दिया है। तो आइए सीधे हम बात करते हैं डायमेंशंस की बारे में। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बाद हम बात करेंगे सीधे डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशंस बेसिकली क्या है कि आप जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़रमेंट जो होता है तो उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में ही मेज़र करते हो। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर जितनी आती है, ठीक है, वही उसकी डायमेंशन होती है। जैसे कि आपको मेज़र करना है एरिया, आपको मेज़र करना क्या? एरिया। तो एरिया क्या आप कैसे मेज़र करोगे? एरिया मेज़र करने के जैसे मान लो आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल का एरिया मेज़र करना है तो उसकी लेंथ मेज़र करोगे पहले, साथ में उसकी ब्रेथ मेज़र करोगे नहीं करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी अपने आप में एक लेंथ तो है ही, लेकिन ब्रेथ भी एक अपने आप में लेंथ ही है। इसका मतलब कि आपको लेंथ को ही 2 बार मेज़र करना पड़ेगा। यानी कि इसका जो अगर हमें डायमेंशन लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? L2, मतलब L इंटू L, L2। L मतलब लेंथ के लिए डायमेंशन यूज़ किया जाता है L। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर 2 है ये आपका क्या है? डायमेंशन। और इसको कलेक्टिवली L2 को हम क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फार्मूला। और दिस 2 इज अ डायमेंशन। क्लियर? तो अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस की बात करें, जिनको हम फंडामेंटल डायमेंशंस कहते हैं, ठीक है, तो चलिए जैसे कि आपका लेंथ है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में, लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। क्या है? ठीक है, ये आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? L। मास का जो डायमेंशन है वो M। टाइम का T। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD। और यहाँ पे टेम्परेचर का जनरली कहीं कहीं थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और कहीं पर भी K से।
तो यहाँ पे थीटा और के दोनों मतलब हो सकता है, जनरली क्या है थीटा भी हो सकता है और के अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ए। ठीक है, तो ये आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशंस आपको मिल गए। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी डेराइव्ड क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन अगर आपको लिखना है तो उसकी डायमेंशन लिखने का जो तरीका है आपको, जैसे मान लो लिखना है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना है तो कैसे लिखोगे? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का क्या होता है? रेशियो होता है। तो इसके डायमेंशन लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन एल, यहाँ पे आप लिखोगे क्या? एल। टाइम की डायमेंशन टी, तो यहाँ पे लिखोगे टी। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? एल टी माइनस 1। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई, एन की डायमेंशन फार्मूला हो गया एल टी माइनस 1। और अगर इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन क्या हो गया? 1 माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से इसके डायमेंशंस हम लिख सकते हैं। जनरली आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, पूछा जाएगा डायमेंशन, लेकिन ऑप्शन में आपको डायमेंशनल फार्मूलेज दिए होंगे तो उससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उनका मेन पर्पस ये होता है ताकि ये जो सिंबल्स हैं इससे आपको क्लियर हो जाए कि आपका कौन कौन सी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है, वो क्वांटिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट भी पता चल जाए। क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला ही एक ऐसा तरीका है जिससे आपको जो है इन्वॉल्व, भाई अगर हम बात करें 1 माइनस 1, हमने कहा वेलोसिटी की डायमेंशन 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 का मतलब क्या है कि वो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रहा है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिस पर वो डिपेंड कर रहा है। क्लियर? चलिए, इसी तरह से अगर आपको मान लो एक्सीलरेशन का लिखना है, एक्सीलरेशन का लिखना है डायमेंशनल फार्मूला, एक्सीलरेशन के लिए क्या जाएगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो, चाहो तो वेलोसिटी को अगेन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करो, या फिर आप ये कर सकते हो सीधे वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपने यहाँ निकाल रखा है तो यहाँ पे एल टी माइनस 1 वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिख दो, बाकी टाइम को अपॉन में टी, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या जाएगा? एल टी माइनस 2। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला आपको क्या मिल गया? एल टी माइनस 2। तो इस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। इतनी बात क्लियर है? अब इसके बाद से इसके एप्लीकेशंस देख लें कि डायमेंशनल फार्मूलेस के यानी कि डायमेंशंस के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो आइए देखते हैं। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशंस के एप्लीकेशंस क्या है? तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। कोई फार्मूला करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, मतलब कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ये चेक करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर हमें अब इसकी डायमेंशन चेक करनी है, मतलब कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, तो क्या करेंगे? होता क्या है कि सेम डायमेंशन की चीज़ें जो है ऐड की जाएंगी या सब्ट्रैक्ट की जाएंगी, और जाहिर सी बात है अगर कोई क्वांटिटीज़ आपस में इक्वल है तो उनके डायमेंशंस भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे S क्या है? डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डायमेंशन क्या जाएगा? L। इसका क्या जाएगा? एल टी माइनस 1, यू इज अ स्पीड, और यहाँ पे साथ में T इक्वल टू, क्योंकि सेम डायमेंशन की चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट भी करेंगे,
तो यहाँ पे एक पे आ जाएगा एक्सीलरेशन का LT-2 और यहाँ पर T2। अब आपने सोचा 1/2 का डायमेंशन क्यों लिखा है, तो कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है, यानी कि उसका डायमेंशनल फार्मूला 1 हो जाएगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया, LTT कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी L और यहाँ पर भी T2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी L। तो आपको क्या मिल गया कि ये जो फार्मूला है S = UT + ½ AT², ये आपका डायमेंशनली करेक्ट है। तो इस तरह से आप किसी भी फार्मूले को चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद से चेक करने के बाद दूसरा आपका एप्लीकेशन है इसका, टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम में यूनिट्स का कन्वर्जन। तो देखो एक चीज़ बात ध्यान रखो कि जब भी हम यूनिट्स का कन्वर्जन या किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक बार हमने मेज़र कर लिया, तो उसको चाहे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या चीज़ उसका कभी चेंज नहीं होगा, वो है आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब कि मैग्नीट्यूड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, n फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, u फॉर यूनिट। इसका मतलब क्या है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। मतलब अगर आपको देखो तो आपके पास जिस सिस्टम में क्वेश्चन दे रखा है उस सिस्टम में आपके पास तो मैग्नीट्यूड पूरा होगा, यूनिट्स भी होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू भी नोन होगा। ठीक है, दूसरे सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, तो n1 मतलब कि दूसरे सिस्टम में आपको क्या मालूम होगा, यूनिट्स मालूम होगी, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मालूम होगी, वही आपको कैलकुलेट करना होगा। इसका मतलब n2 इज इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2 लिख सकते हो। तो अगर हमें डायमेंशंस की बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n2 इज इक्वल टू n1 डायमेंशन ऑफ u1 अपॉन u2। तो अगर हम बेसिकली n1 मान लो MLT, मास लेंथ और टाइम, जनरली यही हमारे यूज़ होते हैं कॉमनली, बहुत ज़्यादा लेवल पे ज़्यादातर जो है यही यूज़ होते हैं। तो अगर हम इनको देखें क्या जाएगा, m1 L1 T1 अपॉन m2 L2 और T2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, m1 यहाँ पे आपका n1 हो जाएगा, m1 अपॉन m2, इसकी जो डायमेंशन है वो मान लो a। उसी तरह से L1 अपॉन L2, इसकी डायमेंशन हो गई b। ठीक है, नेक्स्ट आपका T1 अपॉन T2, इसकी डायमेंशन हो गई c। तो आपको अगर कन्वर्ट करना है, जैसे कि मान लो न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, यानी कि कितने डाइन्स के इक्वल होगा, या हाउ मच डाइन, 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या मेथड है, हमारे पास n1 मालूम है, n न्यूटन को इसको फंडामेंटल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिखेंगे। ठीक है, इसका अगर हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो क्या जाएगा, MLT-2। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अगर हम देखें m की पावर क्या है, 1, इसका मतलब n2 इज इक्वल टू हो जाएगा, n1 क्या है 1, m1 किलोग्राम है तो किलोग्राम ही रहने दो। दूसरे सिस्टम में डाइन है तो डाइन में क्या जाएगा, यही चीज़ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्राम हो जाएगा। अब देखो m मास की डायमेंशन क्या है 1, तो 1 ही रखें। l क्या है यहाँ पे, लेंथ, तो यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम में क्या है मीटर, सेकेंड में क्या है
सेंटीमीटर। डायमेंशन क्या है 1, 1 ही रखेंगे। नेक्स्ट है सेकेंड टाइम, तो सेकेंड अपॉन सेकेंड हो जाएगा। डायमेंशन क्या है -2, ये क्या जाएगा 1, 1 की पावर कुछ भी रखो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, किलोग्राम को लिख सकते हो क्या 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, इसको लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो N2 आपका आ गया क्या 10 to the power 3 to 5 एंड 10 to the power 5, यानी कि आपको क्या मिल गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। आई बात समझ में? ठीक है, 1 न्यूटन 10 to the power 5 डाइन के इक्वल हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट इसका जो एप्लीकेशन है टू डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप डेराइव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो वो कैसे करेंगे देखो। नेक्स्ट, टू डेराइव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। वो कैसे डेराइव करेंगे? नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है, जैसे कि मान लो कोई भी चीज़, जैसे कि मान लो कोई भी पेंडुलम है, उसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम की जो लेंथ है उस पर डिपेंड करता है। तो उसकी पावर कितने पे डिपेंड करता है तो ये हमें मालूम नहीं, तो L to the power A लिख दिया। यही टाइम पीरियड डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G to the power B लिख दिया। इसको अगर हम कंबाइन करें तो लिख सकते हैं इसको कंबाइन करें तो लिख सकते हैं TL to the power A G to the power B। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं K L to the power A G to the power B। तो अगर हम देखें डायमेंशन, दोनों साइड का डायमेंशंस लिखें तो T का डायमेंशन क्या जाएगा, इसमें मास नहीं होता है तो 0, लेंथ नहीं 0, T टाइम है तो T ही रहेगा। K कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन 0, डायमेंशनल फार्मूला क्या जाएगा 1। तो यहाँ पे आपका हो गया L, L क्या है लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन L टू दी पावर A, ये हमको मालूम नहीं है। G क्या है एक्सीलरेशन, तो LT - 2 टू दी पावर B। अब इसको कंबाइन फॉर्म में लिख, चूंकि M किसी में नहीं है तो यहाँ पे M की पावर लिख सकते हो क्या 0, L यहाँ पे L टू दी पावर A और यहाँ से B, तो A प्लस B हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका T - 2B। कंपेयर करोगे दोनों साइड के डायमेंशंस को, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड के डायमेंशंस को अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे m की पावर 0, यहाँ भी m की पावर 0, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से -2b इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मतलब, तो यहाँ से -2b इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हो गया b इज इक्वल टू -1/2। तो b की वैल्यू -1/2, तो a -1/2 इक्वल टू 0, इसका मतलब a की वैल्यू क्या जाएगी 1/2। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या जाएगा t इज इक्वल टू k L टू दी पावर a कितना है 1/2 और b कितना आया है -1/2। इसको क्या लिख सकते हो k
अंडर रूट L/G लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे k की वैल्यू अगर आपको नोन है तो आप पुट कर दो, नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप k को एज इट इज छोड़ सकते हो। क्लियर? तो यहाँ से k की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यानी कि k की वैल्यू जो जनरली यहाँ पे क्या होता है 2 पाई होता है, ठीक है। तो अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको मालूम है तो इसको लिख सकते हो 2 पाई, और नहीं मालूम है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंट से आते हैं ये जो कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेरिमेंट से आता है, अगर आपको नोन है तो वेल एंड गुड, यहाँ पे लिख सकते हो। नहीं नोन है, आपको मालूम नहीं है, तो उसको आप एज इट इज़ छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।